Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Okay, let's have start this session now. जैसे कि हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि कंट्रोल यूनिट के 2 चैप्टर हैं और ये 2 इस किताब के लास्ट चैप्टर्स हैं और हम अपना वही सीक्वेंस जिसमें के किताब के end में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हीं को प्राइमरी मद्देनजर रखते हुए उससे लिंक इंफॉर्मेशन जो है वो किताब से सेलेक्ट करके उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए प्रोसेसर। सो अकॉर्डिंग टू द बुक देयर आर 6 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जिनको यहाँ ऑपरेशंस, एड्रेसिंग मोड्स, द इंटरनल मेमोरी रजिस्टर्स, द IO module interface and the memory module interface and also the interrupts. So these are the functional requirements in which 1 to 3 are defined by the instruction set. 4 and 5 are primarily the system bus, whereas the 6 is defined partially by the system bus and partially by the operating system. जब हम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसमें 2 तरह की सीक्वेंस होती है। नंबर 1 जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, दैट इज द रिटन सीक्वेंस, एंड द टाइम सीक्वेंस जो कि जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में जाएगा तो जो इंस्ट्रक्शन साइकिल्स चाहिए होते हैं उनकी बात हो रही है। अगर हम एक इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात करें तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फेच, इनडायरेक्ट, एग्जीक्यूट एंड इंटरप्ट। ये जो इनडायरेक्ट पार्ट है ना, ये सोर्स जो ऑपरेंड्स है ना उनको फेच करने के लिए, ये एक्चुअली फेच का ही हिस्सा है, लेकिन यहाँ उसको थोड़ा अलग कर दिया है। और इंटरप्ट जो है ये आप जानते हैं कि इंटरप्ट जो है वो जरूरी नहीं है कि जो है वो इंटरप्ट मौजूद हो। इफ इंटरप्ट इज प्रेजेंट देन जो रूटीन होगी इंटरप्ट सर्विस रूटीन में देन एग्जीक्यूट। So the micro operations are functional or atomic operations of a processor. There may be many micro operations in a instruction cycle. यानी instruction cycle के अंदर जो different सब cycles हैं, इनके अंदर भी जो है वो माइक्रो ऑपरेशंस हो सकते हैं। इस चीज को हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। सो प्रोग्राम है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जब हो रही है तो वी आर प्राइमरली इंस्ट्रक्शन साइकिल्स आर एक एक करके आ रहे हैं और उसके अंदर चले जाए तो ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल हैज ए फेच, इनडायरेक्ट, एग्जीक्यूट, इंटरप्ट पार्ट, और ईच जो सब साइकिल है it contain further the micro operations. There may be many micro operations, maybe one micro operations or more than one micro operations. तो इस तरीके से आप देखिए कि प्रोग्राम जितने अब तक हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल तक और यहाँ फेच और डिकोड और एग्जीक्यूट और स्टोर इस तरह की चीजें पड़ी थी। अब इसके अंदर एक और कंपोनेंट ऐड हो गया है जो कि माइक्रो ऑपरेशंस। इसको हम देखते हैं कि ये क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में, ये डायग्राम पहले एक लेक्चर से ली गई है जिसमें चैप्टर 14 हम, ये एक फेच साइकिल की डायग्राम है और इसमें 4 रजिस्टर्स हमें नजर आ रहे होंगे जो कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, मेमोरी बफर रजिस्टर है जो कि डेटा बस के साथ अटैच है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है और प्रोग्राम काउंटर है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो कि करंट इंस्ट्रक्शन जिसको के प्रीवियस इंस्ट्रक्शन भी किताब में लिखा है, और प्रोग्राम काउंटर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब जब हम इसको जो है वो टाइम सीक्वेंस में ब्रेक करते हैं और इसके बाद माइक्रो ऑपरेशंस की बात करते हैं तो हम यहाँ देखिए कि देयर आर 3 टाइम सीक्वेंसेस या जो है वो सब साइकिल्स, और उसके अंदर आप देखें कि T1 contain 1 micro operation, T2 contain 2 micro operations and T3 contain 1 micro operation। अच्छा, इसको जो है वो एक डायग्राम की मदद से भी उसमें बताया है कि T1 शुरू होने से पहले जो प्रोग्राम काउंटर था
उसमें नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन थी उसका जो एड्रेस था वो मौजूद। ये एड्रेस जो है ये कॉपी हो जाता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये पहले स्टेप के बाद। और दूसरे स्टेप में देखिए दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि मेमोरी से जो इंफॉर्मेशन है वो मेमोरी बफर रजिस्टर में आती है, और इसी तरीके से पीसी जो है यानी जो प्रोग्राम काउंटर है उसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ जाता है। तो ये आफ्टर सेकंड स्टेप जो है वो जो मेमोरी है या जो रजिस्टर्स है उनकी पोजीशन कुछ इस तरीके से बन जाती है, यानी कि प्रोग्राम काउंटर जो है ये अपडेट होगी। अब इसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, जबकि जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर था इसमें जो पुराना एड्रेस था प्रोग्राम काउंटर में वो मौजूद है, और इस एड्रेस पे जो इंफॉर्मेशन यानी जो इंस्ट्रक्शन मौजूद थी वो अब मेमोरी बफर रजिस्टर में आ गई। अब ये ज़ाहिर है इसमें मेमोरी बफर रजिस्टर से फिर कॉपी होना है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो ये जो लास्ट स्टेप की एग्जीक्यूशन के बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के कंटेंट्स। अच्छा, किताब में थोड़ा डिटेल में इस चीज़ को जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ तो इन राइटिंग दिया, तो अगर किसी को ये टॉपिक इंटरेस्ट करे तो वो ज़रूर किताब को रेफर करते हुए ये स्टडी कर ले। एक सिर्फ जो सब साइकिल है उसको स्टडी कर लेना इनफ होगा, बाकी सब इसी से मिलते जुलते हैं। जैसे सेकंड देखिए इनडायरेक्ट साइकिल जो कि सोर्स ऑपरेंड को फेच कर रहा है। इसके अंदर अगर आप देखिए तो 3 स्टेप्स हैं, यानी 3 इसके अंदर फेजेस हैं, और हर फेज के अंदर एक ही माइक्रो ऑपरेशन है। यानी जो चीज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के एड्रेस पे मौजूद है, ऑब्वियसली जो सोर्स ऑपरेंड्स का जो एड्रेस दिया हुआ है वहां से इंफॉर्मेशन मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, और मेमोरी से फिर इंफॉर्मेशन मेमोरी बफर रजिस्टर, और उसके बाद लास्ट में जो मेमोरी बफर रजिस्टर पे चीजें मौजूद है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे। तो इस तरीके से जो क्या कहते हैं जो इनडायरेक्ट साइकिल है वो कंप्लीट हो जाता है। ये चीज़ें याद नहीं रखी जा सकती, क्योंकि उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ये इंफॉर्मेशन जो है ये काफ़ी टेक्निकल है, तो ये जब तक आपके पास जो है वो मौजूद नहीं होगी आप इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकेंगे। इसके बाद इंटरप्ट साइकिल है। इंटरप्ट साइकिल में अगर आप देखिए तो देयर आर 3 टाइम सीक्वेंसेस एंड 4 माइक्रो ऑपरेशंस। ठीक है, इसमें आपको पता है कि इंस्ट्रक्शन जो इंटरप्ट होता है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है उसको फिर एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ऑब्वियसली उसका एड्रेस जो है वो फिर प्रोग्राम काउंटर में आ जाएगा। लास्ट में एग्जीक्यूट साइकिल है। अच्छा, एग्जीक्यूट साइकिल चूंकि इंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो यहाँ पे एक सैंपल इंस्ट्रक्शन जो है वो दी गई है, यानी ऐड इंस्ट्रक्शन, और इसमें बताया गया है कि देयर आर 3 टाइम सीक्वेंस एंड एवरी टाइम सीक्वेंस हैव ए माइक्रो ऑपरेशन रिलेटेड टू इट। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है इसमें आप देखिए कि इट कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री माइक्रो ऑपरेशंस। ठीक है, जिस तरह हमने कहा कि जैसे फेच के लिए, इनडायरेक्ट इंटरप्ट के लिए और एग्जीक्यूट के लिए there is a one sequence of micro operations for each of code। तो यहाँ एक वर्ड जो है इसने इंट्रोड्यूस करवाया सीक्वेंस। तो ये भी जो कंट्रोल यूनिट है उसका काम है कि सीक्वेंस जो है उसके पास किस सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस या माइक्रो ऑपरेशंस जो है उनको एग्जीक्यूट करवाना। तो ये इसकी एक बेसिक टास्क में आपको बाद में नजर आ जाएगा। ये एक डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन किया गया है। इसमें एक डिकोडर है। ये डिकोडर जब उसके पास इंस्ट्रक्शन कोड आता है तो वो इंस्ट्रक्शन कोड की बेसिस पे डिसाइड करता है कि कौन सा जो सब साइकिल है वो परफॉर्म हो। देखिए, जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है उसके अंदर जो सब साइकिल्स है फेच है, इनडायरेक्ट है, एग्जीक्यूट है और इंटरप्ट। इनके कोड अलग अलग कर दिए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फेच का सब साइकिल आया है तो फिर ये वाली ब्रांच यानी ये जो डिकोडर है इस सर्किट को इनेबल करेगा, और इस सर्किट में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन फेच होगी, और उसके बाद वो ये देखेगा कि क्या इसमें सोर्स जो है वो ऑपरेंड्स फेच करने हैं। अगर तो नहीं करने हैं तो फिर डायरेक्ट एग्जीक्यूट में चला जाएगा, यानी 10 करेगा,
और 10 जो है वो जब ये दोबारा से डिसीजन में आएगा तो 10 फिर एग्जीक्यूट में चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो है वो जरूरत है सोर्स ऑपरेंड्स की, तो फिर जो है वो इनडायरेक्ट जो मोड है या सब साइकिल है वो एग्जीक्यूट होने जाएगा। तो 0-1 होने की सूरत में जो ये जो पाथ है वो फिर इनडायरेक्ट का होगा। इनडायरेक्ट में आप देखिए रीड एड्रेस, और एड्रेस रीड करने के बाद जो है वो फिर दोबारा से ये एग्जीक्यूट में चला जाएगा, क्योंकि 10 हो जाएगा ना, 10 एग्जीक्यूट। जब एग्जीक्यूट में आएगा तो फिर ऑपरेशन कोड की बेसिस के ऊपर, क्योंकि एग्जीक्यूट में हमने देखा था इट डिपेंड ऑन द इंस्ट्रक्शन, सो एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। और उसके बाद फिर अगर देयर इज ए नीड ऑफ इंटरप्ट, अगर इंटरप्ट कहीं प्रेजेंट है देन गो फॉर द इंटरप्ट, और इंटरप्ट के लिए वो चला जाएगा। फिर इंटरप्ट की एग्जीक्यूशन के बाद दोबारा से 0-0 करके फेच में चला जाएगा। लेकिन अगर इंटरप्ट प्रेजेंट नहीं है तो फिर डायरेक्टली जो है वो फेच में चला जाएगा। तो इस तरीके से ये एक उन्होंने डायग्राम बनाई है जो कि एक फ्लो चार्ट है, और वो बताता है कि किस तरीके से जो माइक्रो प्रोसेसर है वो एक काम करेगा, और कंट्रोल यूनिट जो है प्राइमरीली क्या टास्क जो है वो उसमें परफॉर्म कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। देयर इज ए 3 स्टेप प्रोसेस। वन इज द डिफाइन द एलिमेंट्स ऑफ प्रोसेसर, और उसके बाद आगे चले जाएंगे और डिफाइन करेंगे माइक्रो ऑपरेशंस को, और उसके बाद जो है वो फिर माइक्रो ऑपरेशन को डिटरमिन करेंगे कि कैसे ये होगा। अगर आप माइक्रो ऑपरेशंस को देखें तो माइक्रो ऑपरेशंस जो है वो हमारे पास मौजूद है। इन्हीं में से कोई एक होगा। ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर, transfer data from the register to external or external to register, and perform an arithmetic or logic operation using the registers. तो इसी के अंदर जो है वो माइक्रो ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म। तो ये इसने बता दिया कि कंट्रोल यूनिट जो है उसकी क्या कैरेक्टराइजेशन होगी और कौन से स्टेप्स होंगे। आगे चलते हैं। कंट्रोल यूनिट की जो टास्क है, एक तो सीक्वेंसिंग है, जो अभी हम थोड़ी देर पहले मैंने खास तौर पे इंस्ट्रक्शन साइकिल के कॉन्टेक्स्ट में सीक्वेंस का जिक्र किया, माइक्रो ऑपरेशंस का सीक्वेंस, क्योंकि हर जो सब साइकिल है उसके साथ एक डिफरेंट सीक्वेंस जो है वो एसोसिएटेड है, एंड द अदर पार्ट इज द एग्जीक्यूशन। तो दो ही टास्क हैं। आप देखेंगे कि हार्डवायर्ड इम्प्लीमेंटेशन और माइक्रो प्रोग्राम्ड इम्प्लीमेंटेशन, दोनों सूरतों में यही ऑपरेशन है। एक तो सीक्वेंसिंग है। सीक्वेंस का मतलब क्या है? सिग्नल्स का जो जनरेट करना है वो एक सीक्वेंस में है, और एग्जीक्यूशन ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन दोज सिग्नल्स देयर हैज टू बी सम एग्जीक्यूशन। आगे चलते हैं। अब हम इसकी इन कंट्रोल यूनिट की इनपुट और आउटपुट की बात कर रहे हैं। देखिए, द सिग्नल्स व्हिच आर अटैच्ड टू द कंट्रोल यूनिट, जिनका डायरेक्शन कंट्रोल की तरफ है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से इंफॉर्मेशन आ रही है, क्लॉक से आ रही है, फ्लैग से आ रही है, और इसके साथ साथ कुछ कंट्रोल सिग्नल जो है वो कंट्रोल बस से आ रहे हैं। तो ये तो इनवर्ड फ्लो है। इस इनवर्ड फ्लो से कंट्रोल यूनिट ने जनरेट करना होता है कंट्रोल सिग्नल्स को, जो कि विदिन सीपीयू चल रहे हैं या फिर जो कंट्रोल बस के लिए हो। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि व्हाट आर द इनपुट्स एंड व्हाट आर द आउटपुट्स ऑफ ए कंट्रोल यूनिट। अगर ये डायग्राम मिल जाए तो हम आसानी से डायग्राम देख के बता सकते हैं। आगे चलते हैं। देन देयर आर टू कंट्रोल यूनिट इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक्स। वन इज द हार्डवायर्ड इम्प्लीमेंटेशन, जिसे हमने कहा था कि स्टेट डायग्राम की सूरत में। द अदर वन इज द माइक्रो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो कि रीड ओनली मेमोरी आमतौर पे यूज होती है इसके लिए, कि जो है उसको प्रोग्राम कर देते हैं और फिर वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। So hardwired implementation uses the state machine concept. और state machine क्या है? Depending upon the input logic, output logic is generated. And that is the definition of a state machine control circuit. और जो भी output signals है, they are called the control signals. Output signals are called the control signals.
इसमें एक छोटी सी एग्जांपल दी है, आप देखें ये जो डायग्राम, ये जो प्राइमरी टेबल बनाया है उसमें, ये जो अभी हम थोड़ी देर पहले डायग्राम फ्लो चार्ट देख के आए थे, जिसमें जो है वो फेच के लिए 00 कोड था और इनडायरेक्ट के लिए 01 कोड था। इसी तरीके से 10 कोड जो था वो एग्जीक्यूट के लिए था, इंटरप्ट के लिए 11 कोड था। तो आप देखिए उसमें 2 बिट यूज हुई थी। तो डायग्राम की तरफ चले जाते हैं, यहाँ पे देखें कि जो इंस्ट्रक्शन साइकिल कोड है इसमें 2 बिट यूज हुई थी। तो 2 बिट की मदद से देर आर 4 पॉसिबिलिटीज, लेकिन अगर हम 4 बिट्स यूज करें, यानी एक ऐसा डिकोडर यूज करें विच हैव 4 बिट्स, देन देयर आर 16 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के साथ एसोसिएटेड लिंक है। अगर हम देखें तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक डिकोडर के थ्रू है, और इसके साथ साथ इन्होंने इस डायग्राम में एक टाइमिंग जनरेट का डिकोडर भी बता दिया, ताकि जो टाइम सीक्वेंसेस है वो भी अलग कर दी जाए, जो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंसेस है वो भी अलग, यानी जो डिकोडर से आ रही है, डिकोड होने के बाद जो इंस्ट्रक्शन है I0, I1, IK, let's say there are K+1 instructions and there are n time sequences, and based on these inputs and plus the flags inputs और एक और इनपुट जो कंट्रोल बस से आ रही है, the control unit is able to generate the output signal. ये output signal composes of m+1 output signals, और इसी कंट्रोल सिग्नल की बेसिस पे माइक्रो प्रोसेसर में काम करता है। देखिए बहुत बड़ा प्लांट होता है, उसका भी एक कंट्रोल पैनल होता है। हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का भी अपना एक कंट्रोल पैनल होता है, उसमें स्टीयरिंग होते हैं, स्टीयरिंग व्हील होता है। इसके अलावा उसमें ऑन करने के लिए, गाड़ी ऑफ करने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए, हैंड ब्रेक लगाने के लिए, तो कंट्रोल जो है वो किया हुआ है, उसको लिंक किया जा सकता है। एनालॉजी इज वेरी सिंपल। इस डायग्राम में सिर्फ ये बताया गया है कि बाय यूजिंग द डिकोडर्स we can primarily break an instruction into a sequence of binary numbers. ठीक है, वो बाइनरी नंबर जो है वो कंट्रोल यूनिट को फीड होगा। सिमिलरली टाइमिंग जनरेटर will generate a timing binary sequence या बाइनरी नंबर जो कि कंट्रोल यूनिट को फीड होगा। Similarly flags and other control units come in and the result is a control word, जिसकी बेसिस पे जो माइक्रो प्रोसेसर है वो काम करेगा। जैसे हार्ट होता है ना, इसी तरह कंट्रोल यूनिट होता है माइक्रो प्रोसेसर के। इसके बाद इस डायग्राम को नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताया गया। इसमें कुछ कंट्रोल सिग्नल शो कर दिए गए कि मेमोरी बफर रजिस्टर जो है इसके साथ इनपुट की तरफ कंट्रोल सिग्नल 5 है। इसी तरीके से एक कंट्रोल सिग्नल 8 है, और देयर आर मेनी कंट्रोल सिग्नल्स, इनको लेबल कर दिया गया। अब लेबल करके क्या इससे फायदा उठाया गया है इस डायग्राम में देखिए। इसमें 3 जो प्राइमरी सब साइकिल्स हैं उनको माइक्रो ऑपरेशंस में जो अभी हमने पढ़ा था, और उसके साथ उसके जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं उनके साथ लिंक किया गया। जैसे ये माइक्रो ऑपरेशन जो है ये C2 एक्टिवेट होने की सूरत में होगा। अब C2 क्या है? C2 एक सीक्वेंस है, एक आउटपुट सिग्नल है, और इस सिग्नल की बेसिस पे माइक्रो प्रोसेसर ये वाला काम करेगा। देन T2 में ये 2 सिग्नल्स होंगे, C5 एंड CR। इसी तरीके से T3 में C4 होगा, ठीक है। और इसी तरीके से इनडायरेक्ट में होंगे, तो ये अगर हम C5 देखें तो C5 2 जगहों पे मौजूद है। एक C5 फेच में मौजूद है कंट्रोल सिग्नल 5, और एक C5 जो है वो मौजूद है इनडायरेक्ट, ठीक है। और इसका पर्पस सेम है, मेमोरी से मेमोरी बफर रजिस्टर में जो है वो डेटा को ट्रांसफर करना, और कौन से सिग्नल में? T2 में। देखें इसमें भी T2 है, T2 में ये काम कर रहा है। अब आगे देखते हैं इसकी जो लॉजिक फॉर्मेशन है, यानी बुलियन एक्सप्रेशन कैसे बनेगी। इस डायग्राम यानी ये इसके बाद ये एक लास्ट स्लाइड है हमारे पास। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ पूछ सकता है, ठीक है। वरना इस एग्जांपल के बाद हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ये 2 स्लाइड की एग्जांपल है जी। एनी क्वेश्चन?
उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। दीज आर नॉट डिफिकल्ट, किताब में अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन किया गया है। और कुछ चीजों के बारे में मैं आपको बताऊं। एग्जाम्पल वन इज डिफाइन टू न्यू कंट्रोल सिग्नल्स पी एंड क्यू। और पी क्यू जो है, इसमें अगर 0 0 हो तो वी assume that there is a fetch cycle going on, and if there is pq is 1 0, then the execute cycle. अगर ये 0 1 है then indirect cycle, and if 1 1 then there is interrupt cycle. तो हमने देखा कि इस तरीके से हमने इनको बाइनरी नंबर असाइन। अब कंट्रोल सिग्नल 5C5 की बात करें, जो लिखा हुआ था T2 मेमोरी से मेमोरी बफर रजिस्टर। इस सिग्नल को असर्ट करने के लिए यानी एक्टिव करने के लिए इन सेकंड टाइम यूनिट्स देयर इज अ बूलियन एक्सप्रेशन व्हिच T2 के साथ सिंपली मल्टीप्लिकेशन हुई हुई है। और मल्टीप्लिकेशन चूंकि हमने देख लिया था कि ये फेच में आ रहा है, तो फेच साइकिल में अगर आप देखें तो इस 0 0 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं P प्राइम Q प्राइम के साथ, जो कि प्राइम जो है वो प्राइमरली एक्टिव लॉजिक लो यानी 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो P की वैल्यू 0 होगी, Q की वैल्यू 0 होगी, T2 की वैल्यू 1 है। और इसी तरीके से इसमें ऐड हो रहा है, ये लॉजिकल एडिशन है क्योंकि बुलियन एक्सप्रेशन है। P डैश 0 है यानी इनडायरेक्ट साइकिल की बात हो रही है, और Q जो है वो 1। तो इस तरीके से T2 आ गया। तो इस तरीके से C5 जो है उसकी बुलियन एक्सप्रेशन बनाई है बाय द यूज ऑफ 2 कंट्रोल सिग्नल्स। ठीक है, और ये बहुत आसान है, लेकिन आपको एक नजर जो है वो इससे पहले जो टेबल है उस पर जरा डाल लेनी चाहिए। देखिए C5 दो जगहों पे मेंशन है, और ये दो जगह फेच और इनडायरेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसमें क्या हो रहा है, मेमोरी से इंफॉर्मेशन मेमोरी बफर रजिस्टर में आ रही है और T2 टाइम पीरियड में आ रही है। अब अगर ये फेच साइकिल और इनडायरेक्ट साइकिल में हो रहा है तो ये दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी, यानी ये 0 0 प्रेजेंट होगा, 0 0 विथ T2 प्लस 0 0 0 1 विथ T2। और अभी तक तो सिर्फ दो जगहों पे बात की गई है। अगर हम इसमें एग्जीक्यूट को भी डालना चाहें, जिसमें कि हम 3 इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं, ये लास्ट स्लाइड है, जिसमें लोड एड्रेस ऐड और एंड इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, देन वी हैव टू ऐड और एक्सटेंड द सेम, जो अभी हमने एक C5 कंट्रोल सिग्नल बनाया था, देन वी हैव टू एक्सटेंड विद द PQ डैश। और PQ डैश कहाँ है जी, एग्जीक्यूट साइकिल। तो एग्जीक्यूट साइकिल में PQ डैश, और इसमें इन तीनों में से कोई एक इंस्ट्रक्शन हो सकती है। और ऑब्वियसली ये डॉट जो है ये शो कर रहे हैं लॉजिकल एंड को, और इसी तरीके से ये जो एडिशन का साइन है ये लॉजिकल एंड को शो कर रहा है। ठीक है, ये चीज जो है ये हमारे ज़हन में होनी चाहिए। सो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड for every control signal generated by the processor and set of Boolean equations then define the behavior of control unit and processor। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि Boolean equation की जो फेमस इम्प्लीमेंटेशन है वो हम जानते हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में होती है, और जिसकी मदद से जो है वो हम आसानी से किसी भी बुलियन जो एक्सप्रेशन है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो कंट्रोल यूनिट की इम्प्लीमेंटेशन होगी। किताब में अगरचे बहुत ही आसान एग्जांपल्स दी हैं, जो मैं समझता हूँ कि समझने के लिहाज से बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ, अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप प्लीज पूछें। जी इमरान, आपके ज़हन में कोई सवाल है? अनिल कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, समझ आ गई सर। हनीफ कुछ पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, हनीफ ने अपना आंसर दिया कि हनीफ कह रहे हैं कि कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं। ये एक अच्छी बात है। मैं जो है वो आप ज़रूर इस चैप्टर को देख लें। ये बड़ी एक अच्छी अचीवमेंट होती है अगर आप किसी किताब के लास्ट जो चैप्टर है उसको अप्रोच करें और लास्ट चैप्टर जो है उसको देखें।
तो अब हम जो है वो अपने इस किताब के जो लास्ट चैप्टर है उसकी तरफ जा रहे हैं। और इस चैप्टर में जब हम बात करेंगे कंट्रोल यूनिट की ही बात करेंगे, और साथ साथ जो है वो हम बात कर रहे होंगे एक मिनट में सिर्फ इस का एक स्क्रीन प्रिंट जो है वो ले रहा हूँ ताकि वो इस पे जो YouTube का वीडियो होगा ना उसमें लगा दूंगा। तो यहाँ पे हम कंट्रोल यूनिट की बात करेंगे, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अच्छा, ये पहले जो हमने बात की थी वो हार्ड वायर्ड था, उसमें बुलियन एक्सप्रेशन आई थी। यहाँ भी जो है वो है तो प्राइमरली लॉजिक ही, लेकिन इसका तल्लुक प्रोग्रामिंग से है। So questions are given at the end of the chapter. What is the difference between hardware implementation and microprogramming? तो हमने देख लिया कि हार्डवायर्ड इम्प्लीमेंटेशन तो स्टेट डायग्राम की मदद से है, और माइक्रो प्रोग्रामिंग में जो है वो हम देखेंगे कि द कंसेप्ट ऑफ माइक्रो प्रोग्रामिंग. So there are two type of micro instructions. One is called horizontal and another is called vertical. दोनों का पर्पस सेम ही है. Vertical is a compressed form. What is the purpose of a control memory? ज़ाहिर है ये प्रोग्रामिंग है, इसमें एक मेमोरी का भी जिक्र होगा. What is the typical sequence in the execution of a horizontal micro instruction? What is the difference between horizontal and vertical micro instruction? What are the basic tasks performed by a micro program control unit? Same है, जो hardwired वाला है वो same, उसका task same ही है. What is the difference between packed and unpacked micro instruction? And what is the difference between hard and soft microprogramming? And what is the difference between functional and resource encoding? And list some applications जो कि किताब में नहीं दी गई, और इसके लिए हमने वेबसाइट एक से ये जो है वो माइक्रो प्रोग्रामिंग की एप्लीकेशंस जो है वो लिखी है. सबसे पहले जो इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक्स की बात कर लेते हैं, जो कि समराइज यहाँ कर दिया है एक स्लाइड में. Control unit is implemented in the form of a state machine in the case of hardware implementation. And there is a computer programming language which is called microprogramming language, is used for the implementation of microprogramming implementation. So in which the program is created and is called microprogram, and it decomposes into the micro instructions, which is nothing but set of micro operations. जो कि हम माइक्रो ऑपरेशन जान चुके हैं. द सब साइकिल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द माइक्रो ऑपरेशंस. माइक्रो प्रोग्राम इज आल्सो नोन एज द फर्मवेयर, and it is as a hardware and software, in between hardware and software. So there is existence of a code word which represents the micro operation, and set of code words are stored in control memory. यानी समझे कि हर माइक्रो ऑपरेशन को एक कोड वर्ड की सूरत में कंट्रोल मेमोरी में सेव कर दिया जाता है, और माइक्रो ऑपरेशन को एक एड्रेस असाइन कर दिया जाता है. जैसे ही वो कंट्रोल यूनिट वो एड्रेस जो है वो जनरेट करेगा, वो माइक्रो ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो जाएगा. इसके बाद हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर है. अगर आप देखें तो इसके कुछ पार्ट्स हैं. इसमें माइक्रो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, ऑब्वियसली ये कंट्रोल मेमोरी के अंदर होगा. इसके बाद ये बताया गया है कि इसमें जो जंप कंडीशन अगर कोई स्पेसिफाई हुई है, अनकंडीशनल है, या जो है वो जंप. इसी तरीके से क्या ये सिस्टम बस कंट्रोल सिग्नल है जो लिंक्ड है इससे, इस माइक्रो इंस्ट्रक्शन के साथ, और इसी तरीके से जो इंटरनल सीपीयू कंट्रोल सिग्नल्स हैं जो लिंक्ड है इस माइक्रो इंस्ट्रक्शन एड्रेस के साथ. तो पहले तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में कुछ जो कंट्रोल लाइंस हैं वो 1 हो जाएंगी, और कुछ कंट्रोल लाइंस हैं वो 0 हो जाएंगी. इससे क्या होगा, एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो जाएगा. और आपने देखा कि जो कंट्रोल सिग्नल है वो इंटरनल और सिस्टम बस दोनों के लिए जो है वो एक कंट्रोल सिग्नल जो है वो बनेंगे. एक सीपीयू इंटरनल और एक जो सिस्टम बस है उसके लिए. उसके बाद जो है वो बेस्ड ऑन द कंडीशन कि जो है वो माइक्रो ऑपरेशन एग्जीक्यूट होना है या नहीं होना है. अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स है तो फिर तो नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, और अगर ट्रू है तो फिर जो एड्रेस दिया हुआ है तो वो वाला
माइक्रो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो। आगे चलते हैं, जो कंट्रोल मेमोरी है उसके अंदर क्या हुआ है, उसके अंदर जो है वो लिखा हुआ है कि फेच साइकिल में ये सीक्वेंस एग्जीक्यूट होना है, यानी ये माइक्रो ऑपरेशंस होने हैं। इनडायरेक्ट साइकिल में ये माइक्रो ऑपरेशंस होने हैं। इंटरप्ट साइकिल में ये माइक्रो ऑपरेशंस होने हैं। इसी तरीके से अगर जो है वो एग्जीक्यूट साइकिल है वो डिपेंडिंग अपॉन द जो भी प्राइमरीली हमारे पास इंस्ट्रक्शन उससे लिंक जो मेमोरी का कंपोनेंट है उससे एग्जीक्यूशन होगी, और आखिर में जो है वो इंटरप्ट की एग्जीक्यूशन। तो कंट्रोल मेमोरी के ये हिस्से हो गए। आप देखें जो हार्डवेयर में इम्प्लीमेंटेशन थी उसको सॉफ्टवेयर में कर दिया गया है और मेमोरी में उसको अरेंज कर दिया गया है। अच्छा, इस मेमोरी को रीड ओनली मेमोरी में भी राइट कर सकते हैं, तो ये फिर फर्मवेयर अपग्रेड हो जाएगा। अगर पहले से एक फर्मवेयर मौजूद है, एक अपग्रेड आता है और हम उसको अपग्रेड करेंगे। सिंपल फॉर्म में जो माइक्रो आर्किटेक्चर है, देखिए माइक्रो आर्किटेक्चर किसी जमाने में बहुत ज्यादा जो है वो पॉपुलर थी। अभी भी अगर आप इंटेल के डिफरेंट जो प्रोसेसर्स हैं उनको देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा कि ये माइक्रो आर्किटेक्चर बेस्ड है। तो इसमें अगर आप देखें तो जो कंट्रोल मेमोरी है और कंट्रोल मेमोरी डिपेंडिंग अपॉन द सीक्वेंस ऑफ सिग्नल्स, कंट्रोल मेमोरी जनरेट a control word and save it to the control buffer register, और वहां से फिर क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगा। ये साइड में लिख दिया गया है। और इसी तरीके से जो है वो वी कैन यूज डिफरेंट डिकोडर्स एंड वी कैन यूज ए सीक्वेंस लॉजिक, ठीक है, सीक्वेंस लॉजिक यूनिट एंड सिमिलरली द डिकोडर यूनिट, जो कि इससे पहले वाली डायग्राम में मौजूद नहीं है। इससे पहले वाली डायग्राम में ये चीजें मौजूद नहीं थी, ये सिंपल डायग्राम है। ये जो है उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की डायग्राम। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है, कि इन हॉरिजॉन्टल माइक्रो इंस्ट्रक्शन एवरी बिट इन कंट्रोल यूनिट कंट्रोल फीड attaches to a control line, whereas in vertical micro instruction a code is used and decoder translates code into the control signal. तो ये इसके बारे में बताया गया है कि ये जो हॉरिजॉन्टल इंस्ट्रक्शन है ये डायरेक्ट कोड वर्ड को जनरेट करेगी, और ये जो वर्टिकल इंस्ट्रक्शन है ये कंप्रेस्ड कोड जनरेट करेगी, जिसको फिर डिकोडर के जरिए से डिकोड किया जाएगा। There are some advantages and disadvantages. जैसे माइक्रो प्रोग्रामिंग कंट्रोल यूनिट है, it is simplified design, whereas hardwired is a complex design. But the simplified design comes at the cost of the slowness, यानी जो इससे जो सिस्टम बनेगा, कंट्रोल यूनिट बनेगा, वो स्लो होगा as compared to hardwired. So that's why the CISC architecture में पता है this is a slower architecture as compared to the RISC architecture. So the microprogramming is used for the CISC and the hardware is typically used in the RISC. अब चीजें मिक्स हो गई, एक ही सिस्टम के अंदर दोनों चीजें यूज हो रही हैं, हार्डवायर्ड भी यूज हो रहा है और माइक्रोप्रोग्राम भी यूज हो रहा है। So there are two basic tasks, sequencing and execution. अगर आप देखें तो ये सेम ही है, हार्डवायर्ड में भी यही थी और एग्जीक्यूशन इसमें भी सेम। Then there is micro instruction classification, जिसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हमने देख लिया, पैक्ड एंड अनपैक्ड देख लिया कि हॉरिजॉन्टल जो है ये पैक्ड होगी जबकि हॉरिजॉन्टल अनपैक्ड होगी और वर्टिकल जो है ये पैक्ड होगी। इस तरीके से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर माइक्रो प्रोग्रामिंग दिस इज फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल। अगर हम रीड ओनली मेमोरी में प्रोग्राम कर देंगे तो वो फिक्स हो जाएगी, लेकिन अगर हम उसका एक कंपोनेंट सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी। Then also the encoding is involved, which is direct and indirect encoding. आगे चलेंगे, there are two different approaches. One is the functional, जो कि उसके internal functions से related है, and another is the resource. The resources which are attached with the control unit. जैसे यहाँ अगर आप देखिए कि the various sources functional encoding में the various sources can be used for transferring data to the accumulator. Or resource encoding, it is related with the I/O memory and arithmetic and logical units. आगे ये जो लास्ट स्लाइड है इसकी यानी जो क्वेश्चंस की लास्ट स्लाइड, इसके बाद भी एक स्लाइड और है, तो कॉमन एप्लीकेशंस।
one is the application is the implementation of control unit. Also, the operating system primitive functions can be implemented using the microprocessor, and the high level language support, that means the sub functions, the data types या data जो structures बनते हैं, the micro diagnostics, medical में इसका इस्तेमाल है, medical devices में, और इसी तरीके से जो है वो diagnostics में इसका इस्तेमाल है, repair system errors, user tailoring, RAM for control memory, tailor machine to the different applications and emulation. अच्छा, ये नीचे एक छोटा सा लिंक दे दिया है, ये ऊपर वाली जो एप्लीकेशंस है ये इस लिंक से लेके आए। ये लास्ट स्लाइड जो है ये एक्चुअल बता रही है कि किस तरीके से हार्डवेयर में माइक्रो प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, और कुछ भी नहीं है, जो अगर आप देखें तो ये एक रीड ओनली मेमोरी है और इसके अंदर डिफरेंट कनेक्शंस जो है ये एस्टेब्लिश है, and depending upon the control signal, one of the line is activated, and that line actually generates the control signals and also the related conditional signals, जो कि primarily फिर आगे जो instruction register है उसके साथ एक logic बना हुआ है, उसके साथ चल रहा है। So this ends our today's session. यहाँ मैं चाहूँगा कि अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप पूछें। जी हनीफ, आपके ज़हन में कोई सवाल है? जी इमरान, आपके ज़हन में कोई सवाल है? शुएब, आपके ज़हन में कोई सवाल है? नो सर। थैंक यू। आप पूछना चाह रहे हैं, ये जो ओप्पो है, ओप्पो आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप अपना नाम बता दीजिए क्योंकि आपका नाम तो लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। सर मैं अनिल बोल रहा हूँ। जी बताइए। सर वो मोबाइल का नाम है ना, इसलिए वो शो हो रहा है। मेरा नाम अनिल है सर। कोई बात नहीं अनिल, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। साकिब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नो सर। चलिए, कोई किसी का कोई सवाल है, कोई पूछना चाह रहा हो? नो सर। थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक पे। कोई सवाल हो व्हाट्सएप कर दीजिए, कोई चेंज आप चाह रहे हैं ग्रुप्स में तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। सर ये असाइनमेंट जी वो हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह असाइनमेंट्स के डेट चेंज कर देंगे, टाइम चेंज कर देंगे। ठीक है। ये स्लाइड्स भी काइंडली अपलोड कर दीजिएगा, ये दोनों जो लेक्चर हुए आज। एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगा, मुझे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की जो है वो मिलते रहते हैं। देखिए, आप क्लासरूम में जाएंगे ना, जब आप क्लासरूम में जाएंगे अपने, तो आप जब क्लास वर्क में चले जाइएगा, क्लास वर्क में आपको गूगल ड्राइव नज़र आ रही होगी। इस गूगल ड्राइव के अंदर सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो LMS के ऊपर लिंक है ना वो भी यहीं से आ रहे हैं। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, अगर कोई लिंक नहीं चल रहा यहाँ से कॉपी कर ले। उम्मीद है कि ये सही में आ गई होगी। राइट सर, समझ आ गई। और सर जो आज लेक्चर हुए हैं दोनों, ये भी अवेलेबल होंगे अभी? शायद डाल दिए हैं, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ ये डाल दिए। देखिए ये लेक्चर स्लाइड 14 पड़ी हुई है, लेक्चर स्लाइड 15 पड़ी हुई है। चले, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।